हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास। हमने देखिए जो टॉपिक स्टार्ट करके रखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड है वो पढ़े थे। उसमें हमने 2 मेथड कवर कर लिए थे। तो आज हम जो तीसरा मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, वो है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति। तो वो अभी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और आगे के जो नेक्स्ट 2 टॉपिक है, 2 जो मेथड है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने किसका कलेक्शन किया था? डेटा का। और डेटा कितने टाइप के थे? 2 टाइप के थे। ठीक है, एक डेटा तो था हमारा प्राइमरी डेटा जिसे हम प्राथमिक समंग कहते हैं, और दूसरा डेटा क्या था हमारा? द्वितीयक समंग, जो कि सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड थे? मेथड नंबर फर्स्ट क्या था कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जा करके उन लोगों से बात करते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि हम किसी की इंफॉर्मेशन किसी और से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा है अभी? थर्ड नंबर मेथड है कि स्थानीय स्रोतों और संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति। तो अगर आपको कहीं से डेटा कलेक्ट करना है या किसी इन्वेस्टिगेटर को डेटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या करता है कि वहाँ के जो रीजनल लोग होते हैं, जो रीजनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो स्थानीय संवाददाता होते हैं, वो उनसे संपर्क करते हैं और वहाँ के एरिया की या किसी भी डिटेल को वो वहाँ से रिसीव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि न तो उसको खुद को जाना पड़ता है और न ही उसे कहीं से तीसरे पर्सन से बात करनी होती है। वो क्या करता है? डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में जाता है और वहाँ के जो स्थानीय स्रोत होते हैं, वहाँ के जो संवाददाता होते हैं, उनसे जा करके वहाँ की डिटेल पूछ करके आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके थर्ड नंबर का क्या है? मेथड है। और ये भी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड है, क्योंकि यहाँ से भी जो डेटा आते हैं वो क्या होते हैं? ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, वो रियल डेटा होते हैं और उन्हें हम जो अपने इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब इस मेथड के भी अपने क्या है? कुछ गुण है और कुछ क्या है? दोष है। तो ये मेथड आपको क्लियर हो गया है कि आप क्या करोगे? लोकल सोर्सेज से क्या करोगे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, या फिर जो वहाँ के जो संवाददाता होते हैं वहाँ से कलेक्ट करते हो। तो ज़्यादातर जो न्यूज़ एजेंसीज होती है वो क्या करती है? वो अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वहीं से तो लोगों की इंफॉर्मेशन लेती है। ठीक है, वो बार बार वहाँ पे जाते थोड़ी है। वहाँ से जो स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ से उनके जो स्थानीय संवाददाता होते हैं, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं? डिटेल कलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट भी क्या करती है? वहाँ के स्थानीय लोगों से सूचनाएं प्राप्त करती है। जैसे कि गवर्नमेंट को किसी मंडी के कुछ भावों के बारे में सूचना लेनी है, तो वो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं या फिर स्थानीय जो संवाददाता होते हैं, उनसे वो क्या करती है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ गुण है और कुछ दोष है। अब इसके गुण में देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या आ जाता है? मितव्ययता आ जाए। ठीक है, मितव्ययता का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली इस मेथड को थोड़ा क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम पैसे के अंदर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और टाइम भी इसके अंदर क्या लगता है? कम लगता है, और मेहनत भी क्या लगती है? कम लगती है। ठीक है, वहाँ पर जाकर के इंफॉर्मेशन लाना या फिर लोगों से डायरेक्टली बात करना, इन सब चीज़ों में क्या लगता है? पैसा, टाइम और परिश्रम लगता है, श्रम लगता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या लगता है? कम लगता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? मितव्ययी माना जाता है। ठीक है, फिर बात करें हम सेकंड की, तो सेकंड क्या है? विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी। अब विस्तृत क्षेत्रों की बात करें तो मतलब ज़्यादा बड़े सेक्टर में अगर आपको कहीं से डिटेल लानी है तो उसमें क्या कर सकते हो? आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या करना होता है? आप डायरेक्टली जाओगे, बात करोगे, इन सब में टाइम लगेगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। ठीक है, तो अगर आप कोई बड़े लेवल का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या बहुत बड़े एरिया का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आपको ये जो मेथड है वो आपके लिए क्या रहेगा? सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो बड़े विस्तृत क्षेत्रों के लिए इसे क्या माना गया है? उपयोगी माना गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके कुछ दोष भी है। तो इस मेथड के क्या दोष है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए दोष में पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि ये शुद्धता और मौलिकता का इसमें कमी होती है। शुद्धता और मौलिकता की बात करें कि इससे जो डेटा आते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो जो स्थानीय संवाददाता है या स्थानीय जो भी लोग हैं वो इसके बारे में जो सूचना देते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध होगी, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसमें क्या हो, कुछ गड़बड़ भी हो। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से ओरिजिनल हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें एक रूपता का अभाव। एक रूपता का अभाव मतलब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ में नहीं मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो, एक जैसी सूचना आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। फिर बात करें पक्षपात की। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षपात की अगर बात करें तो वो जो इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन में अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है कि पक्षपात इसका दोष माना जाता है। तो ये आपका जो मेथड है वो है मेथड नंबर 3, जिसमें क्या था कि आप स्थानीय लोगों से सूचना लाते हो। ठीक है, तो इसके कुछ गुण भी है और इसके कुछ दोष भी है, तो वो अपन ने देखे। अब हम देखेंगे मेथड नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय इंफॉर्मेंट्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो अनुसंधानकर्ता होता है, वो क्या करता है कि अपने इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग एक पूरी क्वेश्चनरी तैयार कर लेता है, एक पूरी शेड्यूल तैयार कर लेता है और उसको क्या करता है कि पोस्ट के थ्रू, डाक के थ्रू उन लोगों के पास भेजता है जिनसे वो क्या लेना चाहता है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। ठीक है, और इसके बाद में उसके अंदर, उस शेड्यूल से, उस क्वेश्चनरी के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो टारगेट होता है, वो भी उसके अंदर लिख दिया जाता है। और साथ ही में उनको ये भी बोला जाता है कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हें क्या रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। ठीक है, तो उनसे क्या की जाती है, फिर वो शेड्यूल्स भरवाई जाती है। ठीक है, और उसमें शेड्यूल को बनाते समय थोड़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, क्वेश्चंस इसमें छोटे होने चाहिए और क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो भी यस या नो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने चाहिए, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस है वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो मेथड है इसके अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो शेड्यूल्स होती है वो बना ली जाती है, एक क्वेश्चनरी या शेड्यूल, और उसको जो इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं, इंफॉर्मेंट्स, उनके पास में पोस्ट से भेज दिया जाता है और उनको ये बता दिया जाता है कि आप जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उन्हें क्या रखा जाएगा, उन्हें सीक्रेट रखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में उन्हें ये भी बता दिया जाता है कि हम ये आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनका हमारा क्या उद्देश्य है, वो भी उन्हें बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इस मेथड का एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत लार्ज एरिया का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके अंदर काम आती है। ठीक है, और ये मेथड वहीं पे एप्लीकेबल हो सकता है जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन देने वाले पर्सन है वो लिटरेट हो, वो शिक्षित लोग हो। जो शिक्षित लोग हैं उनसे अगर आपको शिक्षा वो लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप ये शेड्यूल्स के थ्रू क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे लोग क्या हो, शिक्षित हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको जो प्रश्नावली बनानी है, जो अनुसूची बनानी है, उसमें प्रश्नों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं होने चाहिए और प्रश्नों के जो उत्तर है वो हाँ या ना इस टाइप में होने चाहिए। ठीक है, ये उपभोक्ता मत सर्वेक्षण वगैरह जो होते हैं वहाँ पे यही मेथड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया। अब इस मेथड के कुछ तो क्या है, गुण है, और कुछ इसके क्या है, दोष हैं। तो इसके क्या गुण हैं, इसके अंदर देखो, फर्स्ट नंबर अगर गुण की बात करें तो ये मेथड भी आपका क्या है, इकोनॉमिकली मेथड है। ठीक है, इसमें भी आपको मितव्ययता का गुण प्राप्त होता है। कैसे, क्योंकि इसका भी आपको जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो इसमें आपको कम टाइम लगेगा और बहुत बड़े लार्ज एरिया की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड इसको हम क्या कह सकते हैं, मौलिकता, ओरिजिनलिटी होती है। यहाँ से आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें क्या होती है, मौलिकता होती है, मतलब ओरिजिनल डेटा होता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि हम डेटा उन्हीं से ले रहे हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टली उन्हीं से ले रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपके विस्तृत क्षेत्र, बहुत लार्ज एरिया, वाइड एरिया में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है या वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लानी है तो आपका ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, सूटेबल रहने वाला है। ठीक है, फिर इसके कुछ क्या है, दोष है। अब दोष के अब मैं अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करूँ, ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या आ जाता है, अपर्याप्त सूचना या अपूर्ण सूचना। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपने किसी को क्वेश्चनरी भेजी या शेड्यूल भेजी और उसने आपको फिल करके वापस भेजा ही नहीं।
ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं। या फिर आपने जो क्वेश्चनरी भेजी है उसमें उसने सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। क्यों होता है कई बार हमसे भी अगर कोई क्वेश्चनरी फिल करवाए तो हम उसमें 100% आंसर्स नहीं देते, कुछ ही देते हैं, क्योंकि उससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं होता, तो हम क्यों पूरी इंफॉर्मेशन भरे, या फिर हमें प्रश्नों के उत्तर आ ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम कर जाते हैं। तो इसी तरह जो इंफॉर्मेंट्स होते हैं वो भी अगर हो सकता है शेड्यूल्स आपको भर के भेजे ही नहीं, या फिर भेजे तो उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर दे ही नहीं, तो ये इसका एक गुण हो जाता है। फिर दूसरी बात करें कि शुद्धता की कमी, इसमें क्या होती है, शुद्धता की कमी, प्योरिटी इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है कि जो आंसर्स है वो गलत आ जाए, ठीक है, जो आंसर भरना था वो नहीं भरा, सबने अपने हिसाब से कुछ भी भर दिया, तो इसमें प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, और हो सकता है बीच में क्वेश्चन के आंसर्स चेंज भी हो जाए, अगर आपने कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें आपकी प्योरिटी हम कह सकते हैं कि होती नहीं है। फिर हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर अगर इसके दोष की बात करें तो थर्ड नंबर दोष में क्या आ जाएगा, लोचशीलता का अभाव। लोचशीलता का मतलब क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको जैसा जो इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करें, शिक्षित व्यक्तियों तक सीमित। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो मेथड एप्लीकेबल होता है ना वो वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो, लिटरेट हो, ठीक है, इलिटरेट पॉपुलेशन को हम क्वेश्चनरी फिल नहीं करवा सकते, वो शेड्यूल्स को फिल नहीं कर सकते, तो ये ऐसे एरिया के लिए सूटेबल है जहाँ पे लोग क्या हो, शिक्षित हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 4th नंबर मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। अब कौन सा मेथड है कि सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना की प्राप्ति, सूचकों से अनुसूचियां भरवानी है, ठीक है। अब ये अनुसूचियां क्या होती है, अनुसूचियां होती है प्रश्नों की एक क्या, प्रश्नावली, ठीक है, इसको हम प्रश्नावली भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली, प्रश्नावली क्या होती है, ये प्रश्नों की एक पूरी सीरीज होती है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बना लेते हो, तो ये क्या होती है, क्वेश्चन की एक पूरी शेड्यूल होती है, ठीक है, तो वो हम भरवाते हैं लोगों से और उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर कौन सा है हमारा, 5th मेथड, लास्ट मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। 5th नंबर मेथड हमारे पास आ जाएगा प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स इन चार्ज ऑफ इन्यूमरेटर्स, ठीक है। जो हमारा 4th नंबर मेथड था वो क्या था कि जो सूचक होते हैं उनसे हम अनुसूचियां भरवाकर सूचना की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसमें थोड़ी सी क्या आती थी, प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम कैसे आती थी कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल नहीं पाती थी, क्वेश्चंस जो होते थे वो कंप्लीट नहीं होते थे, या फिर वो उनके आंसर्स नहीं मिल पाते थे, तो उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो ये मेथड 5th है ये आया, ठीक है। ये कैसे आया कि इसमें जो सूचना की प्राप्ति होती है, जो इंफॉर्मेशंस होती है वो कौन लेकर के आते हैं, एन्यूमरेटर्स लेकर आते हैं, ठीक है। ये जो एन्यूमरेटर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक क्वेश्चनरी तैयार की जाती है, अनुसूची या प्रश्नावली बनाई जाती है, ठीक है। जो अनुसूची होती है या फिर जो प्रश्नावली होती है वो इसके अंदर भी बनाई जाती है, लेकिन उन प्रश्नावलियों को क्या, उन लोगों को नहीं भेजा जाता जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। मतलब उन प्रश्नावली या अनुसूचियों को, सूचकों को नहीं भेजा जाता, इंफॉर्मेंट्स को नहीं भेजा जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि उन प्रश्नावली या अनुसूची को ये जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो लोग फिल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एन्यूमरेटर्स जो है, प्रगणक जो है, उनकी नियुक्ति की जाती है और वो लोग क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चनरी और ये जो शेड्यूल होती है उसको लेकर के घर घर जाते हैं और लोगों से इंफॉर्मेशन पूछते और उसके बाद उस शेड्यूल को खुद भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेथड में ये होता है कि अनुसूची भी बनती है और प्रश्नावली भी बनती है, ठीक है, लेकिन वो उन लोगों को नहीं भेजी जाती जिनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, बल्कि जो ये सूचक होते हैं, जो ये प्रगणक होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है और वो लोगों के पास जाते हैं और घर घर जा कर के क्या करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं और खुद उस शेड्यूल को क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो मेथड है इसमें आपको अप्लाई करने
करते समय देखना चाहिए कि आप जो प्रगणक ले रहे हो, जो सूचकों की आप नियुक्ति कर रहे हो, वो लोग क्या होने चाहिए, एजुकेटेड लोग होने चाहिए, ठीक है। वो अशिक्षित नहीं होने चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तभी वो लोगों से जा कर के बातचीत करेंगे, उनसे प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, संपर्क करते हैं और फिर उनसे बातचीत करके वो प्रश्नों का उत्तर भरते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या होना चाहिए, एजुकेटर्स मतलब एजुकेटेड होने चाहिए। क्लियर है। तो ये आपके वो मेथड हो गया जिसमें हम डायरेक्ट जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है उनको हम क्वेश्चनरी नहीं भेज करके एनुमरेटर्स के थ्रू वो क्वेश्चनरी फिल करवाते हैं, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो आपका मेथड है, वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ आता है जो कि बहुत लार्ज एरिया के लिए होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ये बहुत मतलब मेथड क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रगणकों की नियुक्ति करनी पड़ती है, उनको सैलरी वेजेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेथड क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। इसलिए ये मेथड ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स हैं वो यूज़ करती हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट्स की आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो अपने एनुमरेटर्स आपके पास भेजते हैं, उनके पास पूरी क्वेश्चनरी होती है, वो आपसे पूछते हैं, उस क्वेश्चनरी को फिल करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो अपने इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी कैलकुलेशन के लिए, उसकी गणना के लिए क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो ये मेथड हो गया। अब इसके क्या है, कुछ गुण और इसके कुछ दोष हैं, ठीक है। तो अब गुणों की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जो कि एरिया कैसा हो, लार्जेस्ट एरिया हो, ठीक है। बहुत बड़े लार्जेस्ट एरिया की इंफॉर्मेशन आपको लानी है, बड़े क्षेत्र की आपको सूचना लानी है, तो आप इसको यूज़ करोगे। क्लियर है। फिर सेकेंड आपके सामने क्या आएगा, शुद्धता। इसमें क्या रहती है, प्योरिटी रहती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लाई है वो बड़े सटीक तरीके से लाई गई है। एनुमरेटर्स जो कि खुद एजुकेटेड होते हैं वो लोगों से पूछते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर को भरते हैं। तो ये क्या होती है, आपके प्योर मेथड होता है। फिर हम बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है, ठीक है। इसका थर्ड नंबर गुण क्या है कि व्यक्तिगत संपर्क होता है, कि मतलब जो इंफॉर्मेशन लेने वाला इंसान है और जो इंफॉर्मेशन देने वाला इंसान है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है, ठीक है। डायरेक्ट इनके बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन से बातचीत होती है और ये लोग अपना इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर क्या आता है, निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब ये है कि इसमें आपके पक्षपात होने की संभावना नहीं है, क्यों यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो बिल्कुल क्या आएगी, आपके पास सटीक आएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ क्या है, दोष भी है। अब दोष में सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है अधिक व्यय। ये बहुत ज़्यादा क्या है, खर्चीला मेथड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि इसके अंदर आपको एनुमरेटर्स रखने पड़ते हैं और उनको आपको पूरा ट्रेन करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनके वेजेस सैलरी देने पड़ते हैं। तो ये सब जो मेथड है ये आपके लिए थोड़ा सा क्या माना जाएगा, एक्सपेंसिव माना जाता है, ठीक है। जो आप मतलब इन्वेस्टिगेटर्स जो है उनके लिए थोड़ा सा माना जाएगा। हमें अपने आप को इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे एज्यूम करना है। क्लियर है। फिर देखो बात करते हैं उपयोग में कठिनाइयाँ। इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा क्या आ सकती है, कठिनाइयाँ आ सकती है। मतलब कि अगर आपने एनुमरेटर्स रखे तो आपको उनको ट्रेन करना होगा, ठीक है। आपको एनुमरेटर्स को देखना होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं वो बिल्कुल सही ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा यूज़ करने में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो ये इसके दोष हो गए और ये इसके क्या है, गुण हैं, ठीक है। अब ये तो पाँचों मेथड थे। पाँचों मेथड किसके थे, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि 2 मेथड हमने उसी वीडियो के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। और 3 जो मेथड है वो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़े हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के। और हमने ये भी देखा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा कितने टाइप का डेटा होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने वीडियो फर्स्ट के अंदर पढ़ा था। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड पढ़ लिए हैं, 5 मेथड पढ़ लिए हैं, ठीक है। और उन पाँचों मेथड में से बेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है, वो आपको अगर अपने इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो अभी उपयुक्त विधि का चुनाव कैसे किया जाएगा, प्राथमिक समंकों के संकलन की उपयुक्त विधि का चुनाव कैसे किया जाएगा, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है कि हम बेटर मेथड कौन सा सेलेक्ट करें प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो कौन सा मेथड बेहतर होगा, इसके लिए हमें ये 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी मेथड जो है वो किसी यूनिवर्सल नहीं है,
है, मतलब आप इसको अपने इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग किसी भी मेथड को सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी जो मेथड्स है उसमें से आप सेलेक्ट कौन सा करोगे, उसके लिए ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, अनुसंधान की प्रकृति। जैसा आपका इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का जैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड को सेलेक्ट करोगे। सपोजिवली आपके इन्वेस्टिगेशन का जो नेचर है वो कैसा है कि जिसमें आपको बहुत ही प्योर इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन आपका मेथड ऐसा है, आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऐसा है जिसमें आपको, ठीक है, इंफॉर्मेशन अगर कम प्योर हुई तो भी आपको चल जाएगा, तो उसके लिए आप फिर इंफॉर्मेंट से जो है शेड्यूल फिल करवा सकते हो, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम मेथड को सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, ठीक है। फिर सेकेंड क्या आता है, उद्देश्य और क्षेत्र। आपके इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, आपके इन्वेस्टिगेशन का एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हम मेथड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसका एरिया कैसा है, अगर लार्ज एरिया का अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या लार्ज एरिया का इन्वेस्टिगेशन है तो फिर आप क्या करोगे, उसके लिए शेड्यूल्स फिल करवा सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसमें आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं ला सकते, क्योंकि लार्ज एरिया है, तो लार्ज एरिया में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा और ज़्यादा उसमें मेहनत भी लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपके जो उद्देश्य है कि किस उद्देश्य के लिए अगर आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो फिर उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए वो बिल्कुल कैसा चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल ओरिजिनल डेटा हमें चाहिए, तो आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करोगे, चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे, चाहे उसमें कितना ही पैसा लगे, ठीक है। लेकिन फिर आपका अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है कि आपको, ठीक है, चलो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो आप फिर इंफॉर्मेशन ओरली भी ले सकते हो, वर्बली भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें फिर आपको ज़्यादा पैसा और ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड चीज़ हो जाएगी। फिर थर्ड चीज़ क्या होगी कि शुद्धता की मात्रा। जब आपके प्योरिटी उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रही हो इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्योर ही चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो मेथड है उसको बेस्ट मानते हो, ठीक है। और अगर आपको, ठीक है, प्योरिटी ज़्यादा नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करते हो कि चलो हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, या फिर हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो संवाददाता है, उससे हम सूचना ले लेते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि आर्थिक साधन की मात्रा। आर्थिक साधन की मात्रा मतलब आपके पास पैसा कितना है, आप कितना पैसा जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप पैसा लगा सकते हो। जितनी आपके पैसा लगाने की क्षमता होगी उसके हिसाब से भी आप मेथड को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोजिवली अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ करते हो, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से सूचनाएं लेते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा श्रम और समय भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको, ठीक है, आपके पास बहुत कम पैसा है या बहुत कम पैसे में, कम साधनों में हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम फिर इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से ले सकते हैं, संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो आर्थिक साधन है वो हमारे पास कितने हैं, उसके हिसाब से भी कई बार हम अपने मेथड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है फिफ्थ क्या आता है, उपलब्ध समय। आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आराम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, तो फिर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज़ करोगे, या फिर आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी यूज़ कर लोगे। लेकिन आपके पास बहुत ही कम समय है और बहुत ही कम समय में आपको सूचनाएं लेनी है, तो फिर आप क्या करोगे, आप सूचकों से अनुसूचियाँ भरवाओगे, प्रगणकों की नियुक्ति करोगे, या फिर आप बहुत ही जो फास्टेस्ट मेथड होगा उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे समय जो है उसके हिसाब से भी कई बार मेथड सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट है जिनको ध्यान में रख कर के हम क्या करते हैं,
प्राथमिक डेटा को, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो आपके मेथड्स हैं उनमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा का पूरा आपको समझ में आ गया। प्राइमरी डेटा क्या होता है? ओरिजिनल डेटा होता है जिसको पहले से किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता है, हम ही पहली बार उसको कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी और प्राथमिक समंक बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड हमने क्या देखा था कि प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। उसके बाद प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियां देखी हमने। इसके बाद में हमने देखा है कि उपयुक्त रीति का चुनाव कैसे किया जाता है, उसमें हमें किन पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि द्वितीयक समंक क्या होते हैं और उनके संकलन की कौन कौन सी विधियाँ होती है। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि पहले से ही किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी पर्सन ने कलेक्ट कर लिया हो। ठीक है, पहले से ही किसी इन्वेस्टिगेटर ने अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई डेटा कलेक्ट करके रखा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा कहेंगे। ठीक है, तो वो अगर हम अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी डेटा मतलब कि पहले से ही किसी संस्था या किसी व्यक्तियों ने वो डेटा क्या कर रखा हो? कलेक्ट करके रखा हो। ठीक है, तो अब इसको कलेक्ट करने के क्या मेथड है? सेकेंडरी डेटा जो है वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो हम कहाँ से ले सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास क्या है? इसके लिए आपके पास दो तरह के जो है स्रोत है। एक तो आपके क्या हो जाएगा? प्रकाशित स्रोत। ठीक है, और दूसरा आपके लिए क्या हो जाएगा? अप्रकाशित स्रोत। तो जो प्रकाशित स्रोत है मतलब जिसे हम पब्लिश्ड सोर्स कह सकते हैं। पब्लिश्ड सोर्स मतलब जो पब्लिश हो चुका है, जिसके बारे में लोगों को पता है। और अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, अनपब्लिश्ड सोर्स को हम कहेंगे अप्रकाशित स्रोत। तो ये दो आपके पास सोर्सेज है जहां से आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो प्रकाशित सोर्स है तो उसके अंदर कौन कौन से आपके पास जो है ऑप्शन है। तो एक आपके पास है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मतलब इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं आपके पास? जैसे यूएनओ है, IMF है, सार्क है, एशियान है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस है, इनके जो भी आपके पब्लिशिंग जो सोर्सेज है वहाँ से आप कोई भी डेटा क्या कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप कोई डेटा यूज़ कर सकते हो। फिर सेकेंड आपके पास क्या आ जाता है? गवर्नमेंट जो पब्लिकेशंस हैं वो आपके पास आ जाते हैं। जो सरकारी प्रकाशन है, सरकारी प्रकाशन में राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या अर्ध सरकारी संस्थाएं जो अपने प्रकाशन निकालती हैं, वहाँ से आप कोई डेटा ले सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आएगा पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स और जो होते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह। तो कुछ स्पेशल जो मैगजीन्स होती है, इकोनॉमिक टाइम्स हो गई या फिर कॉमर्स जो डेली वीकली जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ से आप क्या ले सकते हो? वहाँ से भी आप डेटा ले सकते हो जो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। ठीक है, फिर आपके पास आएगा व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं, ठीक है, तो वो जैसे कि हम देख सकते हैं व्यापारिक संस्थाएं अपने जो निकालती है वीकली या फिर मंथली या ईयरली जो भी उनके होते हैं पब्लिकेशंस, तो उनकी जो मैगजीन्स होती है वहाँ से आप क्या कर सकते हो? डेटा ले सकते हो, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, फिर एक आ जाता है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। अनुसंधान संस्थाएं जैसे जो CSO है, ठीक है, NSSO जो है, जो क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करती है। तो वो डेटा कलेक्ट करके उसको क्या करवाते हैं? पब्लिश करवाते हैं। तो वहाँ से भी आप अपने लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा ले सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता का मतलब ये है कि किसी पर्सन ने अपने लिए कोई डेटा कलेक्ट किया था और उसने उसको पब्लिश करवा दिया। ठीक है, तो वहाँ उसके पब्लिश किए हुए डेटा को भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? पब्लिश सोर्स है जिसमें प्रकाशित स्रोत है, इसमें से आप अपना सेकेंडरी डेटा ले सकते हो।
ठीक है। फिर एक आपके पास आ जाता है अप्रकाशित स्रोत। अप्रकाशित स्रोत मतलब अनपब्लिश सोर्स। अनपब्लिश सोर्स में मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा चुकी है लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो अभी भी अनपब्लिश पड़ी होती है। तो वो अनपब्लिश डेटा को भी आप किसी से लेकर के यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के आपके पास दो मेथड हो गए, एक तो पब्लिश सोर्स हो गया और दूसरा अनपब्लिश सोर्स हो गया। और पब्लिश सोर्स जो पब्लिश हो चुके हैं, जो मैगजीन्स वगैरह होती है, तो वहाँ से आप ये डेटा ले सकते हो। तो ये है आपका सेकेंडरी डेटा जो कि पहले से ही कलेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। अब देखो ये जो सेकेंडरी डेटा है इसको यूज़ करने में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि ये जो डेटा होता है ये पहले से कलेक्ट किया हुआ होता है। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो आप किस तरीके से करोगे, आप इसको अपने इन्वेस्टिगेशन में कैसे यूज़ करोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि देखिए ये डेटा जो कलेक्ट होता है वो किसी और पर्पज़ से कलेक्ट होता है और हमें अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको यूज़ करना है तो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करते समय हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो किस पर्पज़ से कलेक्ट किया गया है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने का क्या उद्देश्य था, उसको कलेक्ट करने के क्या तरीके थे, ये आपको ध्यान रखना होता है। फिर सेकेंड हम बात करें कि जिसने ये डेटा कलेक्ट किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस किस तरीके से काम कर रहा था, उसने जो डेटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल वैलिड है या नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होती है। फिर थर्ड नंबर आपको ध्यान रखना होता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन का क्या ऑब्जेक्ट है, अपने इन्वेस्टिगेशन का क्या उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग फिर इस डेटा को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम फोर्थ नंबर बात करें तो फोर्थ नंबर हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि जो ये डेटा आपने कलेक्ट किया है वो एकदम विश्वसनीय सोर्सों से लिया है या नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि कई बार हम कुछ भी डेटा कहीं से भी ले लेते हैं तो वो कुछ गलत डेटा भी हो सकता है, तो विश्वसनीय सोर्स उसका होना चाहिए। क्लियर है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसको यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी डेटा जो है उसको यूज़ करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्ट होता है और वो किसी और पर्पज़ से होता है या किसी और तरीके से किया हुआ होता है, तो हमें उसको यूज़ करने में ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आपका पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा जिसको मैंने 2 वीडियो के अंदर कवर किया है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी डेटा के 2 मेथड्स हमने और साथ में दोनों के बारे में, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और ये जो सेकेंड वीडियो है इसमें हमने प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड प्लस सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट करना है ये हमने देखा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा वाला टॉपिक है वो कवर हो गया है ASO सीरीज़ के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्लासिफिकेशन होगा, तो हम क्लासिफिकेशन पे नेक्स्ट वीडियो लेके बनाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आपको जो आने वाले लेटेस्ट वीडियो है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जो स्टैट्स और इकोनॉमिक्स के टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।